Jai Vigyan everyone, I am Pinky Sivas. Today I am here to explain the second part of the last chapter of history. The name of the chapter is India after Independence. In the new books, number of the chapter is 10th और जो older books हैं उनमें chapter का number जो है वो 12th है. So let's start the chapter. I am going to start from page number 165. How were states to be formed? इंडिया के आज़ाद होने के बाद अब बारी आती है इंडिया को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करने की. 1920 के पहले जब भारतीय जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, उन्होंने वादा किया था कि एक बार जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो इंडिया को हम लिंग्विस्टिक ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्रोविंस में बांट देंगे. लेकिन भारत के साथ जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके साथ पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के साथ. तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे दंगों में हिंदू मुस्लिम के बीच में. तो भारत जो था वो इस तरीके से लैंग्वेज के बेस पे और डिविजन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था. जो दोनों ही हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू जी और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, वो दोनों ही इस बात के खिलाफ थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाया जाए. पार्टीशन के बाद नेहरू जी ने कहा था कि डिसरप्शंस टेंडेंसीज हैड कम टू द फोर टू चेक देम, कि जिस तरीके से ये जो डिसरप्शंस मतलब उथल पुथल का जो माहौल है उनको रोका जाना चाहिए इनको, और भारत को एक स्ट्रॉन्ग नेशन, यूनाइटेड नेशन की बनने की ज़रूरत है. वैसा ही पटेल जी ने भी कहा था. कांग्रेस लीडर्स ने, क्योंकि वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट गए थे कि वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का डिवाइड नहीं करेंगे, तो बहुत सारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा निराश थे. वैसे ही साउथ इंडिया में जो कन्नड़ स्पीकर थे, मलयालम स्पीकर थे, मराठी स्पीकर थे, ये लोग बहुत वेट कर रहे थे कि इनके खुद की ओन स्टेट हो. स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट जो आया केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट वाज मद्रास प्रेसिडेंसी. जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें जो तेलुगु स्पीकर थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोज किया इस चीज़ का. जब नेहरू जी अपने कैंपेन पे गए थे जनरल इलेक्शन के लिए 1952 में, तो वहाँ पर उनका स्वागत किया गया था काले झंडों से, और उन्होंने डिमांड की, स्लोगन रखे गए थे, बहुत सारी डिमांड रखी गई थी कि वी वांट आंध्रा. इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर, उसी साल में अक्टूबर में एक वेटरन गांधी जी के फॉलोवर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु. वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए. वो डिमांड कर रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर, की जो तेलुगु स्पीकर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए उनको आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन कर दी जानी चाहिए. 15 दिसंबर 1952 को जब उनके फास्ट करते करते 58 डेज हो चुके थे तो इनकी मृत्यु हो गई. एज न्यूज़पेपर पोर्टेड, क्योंकि सभी न्यूज़पेपर में एक खबर छपी जो ये न्यूज़ थी कि श्री रामुलु जो हैं वो मर चुके हैं. तो जिसकी वजह से पूरा जो आंध्रा था वो जो एरिया था क्योस में था, उथल पुथल का माहौल था, प्रोटेस्ट हो रहे थे हर जगह पर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर ज़बरदस्ती ये फैसला उनको लेना पड़ा, और इसीलिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा जो था वो वो आया सामने, उसको बना दिया गया आंध्र प्रदेश. बाद में इसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश. उसके आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद बहुत सारे जो अलग अलग भाषा बोलने वाले कम्युनिटीज़ थे उन्होंने अपनी खुद के अलग सेपरेट स्टेट्स की मांग रखी. इसके लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया. इसको अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना था 1956 को. इन्होंने रिकमेंड किया कि किस तरीके से अलग अलग प्रोविंस जो हैं उनकी बाउंड्री को बना दिया जाना चाहिए. असमी बोलने वाले, बंगाल बोलने वाले, उड़िया बोलने वाले, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर रिस्पेक्टिवली. बड़ी मात्रा में जो नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी भाषी लोग थे उनके लिए एक अलग बाइलिंगुअल स्टेट्स बनाए गए. उनके लिए जो पंजाब था इसको डिवाइड कर दिया गया पंजाब और हरियाणा के बीच में. जो भी पंजाबी बोलने वाले थे, जो ज़्यादातर सिख थे, बाद दूसरे जो लोग थे जो हिंदी के दूसरे वर्जन्स यानी कि हरियाणवी भी बोलते थे, उनके लिए हरियाणा बना दिया गया. वैसे ही जो आज महाराष्ट्र है उसको पहले महाराष्ट्र और गुजरात सपोजिंग एक ही था, फिर उसके बाद इनको डिवाइड कर दिया गया. जो मराठी स्पीकर्स थे वो महाराष्ट्र में चले गए, और जो गुजराती स्पीकर्स थे वो गुजरात के अंदर काउंट हो गए. यहाँ पर मैप दिया गया है द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. एक मैप दिया गया है 14 अगस्त 1947 का. दूसरा दिया गया है 1956 का. जो लास्ट वाला दिया गया है वो है 1975 का. इसमें आप देख सकते हो कि पहले इंडिया में किस तरीके से जो
प्रिंसली स्टेट से सबसे पहले में, और बाकी का जो सारा एरिया था वो सारा ब्रिटिशर्स के अंडर में था। उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें हम देख सकते हैं कि भारत का किस तरीके से अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। फिर है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब भारत आज़ाद हो गया, अलग अलग राज्य भी बन गए। अब भारत को अपलिफ्ट किस तरीके से करना था, उसको किस तरीके से डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना था, भारत को इसकी गरीबी से निकालना और मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाना, ये दोनों सबसे बड़े मुख्य ऑब्जेक्टिव रखे गए थे भारत जो नया नेशन बन के सामने आया था उसके सामने। 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया ताकि सही तरीके से प्लानिंग की जा सके और सूटेबल पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट किया जा सके। भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा समझौता हुआ था ऑन व्हाट वाज कॉल्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमी। एक बड़ा समझौता हुआ था जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, यहाँ पर तैयार किया गया। यहाँ पर दोनों ही स्टेट का मतलब यहाँ है कि देश, जो गवर्नमेंट होती है वो, और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर काम करते हैं, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे अपने देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने में और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को जनरेट करने में। मीन्स सरकार तो रोल अदा करेगी ही, उसके साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले थे। दोनों को ही साथ में मिलकर आगे बढ़ना था। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया। इसका फोकस था स्ट्रॉन्गली डेवलपमेंट किया जाए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाए, जैसे कि जो हैवी इंडस्ट्री है, स्टील है, और बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम, बड़े बड़े डैम बनाए जाएं, और जो बेस इंडस्ट्री होती है, जो हैवी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जोर दिया जाए। इस बात के ऊपर फोकस किया जाए ताकि बाकी सारी जो जितनी भी इंडस्ट्री हैं, क्योंकि वो स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर ही बेस होती हैं, हैवी इंडस्ट्री के भी ऊपर बेस होती हैं, इनके ऊपर जोर दिया जाए। और मिक्स ऑन एंड इंडस्ट्री एंड द एफर्ट ऑफ स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड नेक्स्ट। और आगे आने वाले कुछ सालों में स्टेट जो होगा, मीन सरकार जो होगी, वो मिक्स इकोनॉमी, अपनी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के ऊपर काम करेगी। ये जो अप्रोच थी, इसके बहुत सारे सपोर्टर्स भी थे और बहुत सारे क्रिटिक्स भी थे। कुछ ऐसा मानते थे, कुछ लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि अगर हम सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे तो जो एग्रीकल्चर है उसको उतना सहारा नहीं मिल पाएगा जितना उसको मिलना चाहिए। दूसरे लोग ये भी मान रहे थे कि इससे प्राइमरी सेक्टर जो है, वो प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, कि अगर हम सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर ही ध्यान देंगे तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। महात्मा गांधी की एक स्ट्रॉन्ग फॉलोवर थी मीराबेन, उन्होंने लिखा कि 1949 में कि साइंस और मशीनरी जो है उसकी वजह से साइंस और मशीनरी में गेट ह्यूज रिटर्न्स फॉर अ टाइम, कि हम इंसानों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी है वो मान सकते हैं कि हम बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम जो हैं वो खाली हो जाएंगे, हमारा जो सारे रिसोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। वी हैव टू गॉट टू स्टडी। हम लोगों को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है किस तरीके से हमको नेचर के साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए, अपनी लाइफ को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए कानून के अंदर रहकर, मीन्स नेचर का जो लॉ है उसके अंदर रहकर। इफ़ वी आर टू सर्वाइव, अगर हमको फिजिकली हेल्दी रहना है, मॉरली डिसेंट रहना है, तो हमको नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलना होगा। उसके बाद है द नेशन 60 ईयर्स ऑन। उसके बाद 15 अगस्त 2007 को भारत ने अपना 60 ईयर सेलिब्रेट किए थे फ्री नेशन के तौर पर। 15 अगस्त 2007 को हमने सेलिब्रेट किया था कि भारत एक 60 साल हो चुके, 60 ईयर्स हो चुके थे भारत को आज़ाद हुए। तो आज अगर हम देखें कि इतने समय में हमारा देश कहाँ पहुँचा है, हमारे संविधान में जो आइडियल्स लिखे गए हैं क्या हमने उनको पा लिया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, इसके दोनों पॉइंट हैं कि क्या हासिल किया है और क्या हमने हासिल नहीं किया है। पहला तो ये कि सबसे अच्छी बातें ये हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं इतने सालों में, अभी भी वी आर स्टिल यूनाइटेड, वी आर स्टिल ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी जो अचीवमेंट है, मे बी हम लोग जो हैं जितने भी अभी तक हमने अचीवमेंट हासिल किए हैं, हमें उनके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर ऐसा मानते हैं कि भारत जो है, ऐसा मानते थे कि भारत सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक सिंगल कंट्री के तौर पे, ये टूट जाएगा अलग अलग टुकड़ों में, लिंग्विस्टिक बेसिस पे टूट जाएगा। लेकिन और कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि ये मिलिट्री रूल के अंदर चला जाएगा, कुछ लोग ऐसा लेकिन हाउएवर एज मैनी एज 13 जनरल इलेक्शन, अभी तक हमारे देश में 13, ये 2007 तक का समय का बताया गया है कि इतने जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, लोकल इलेक्शन हो चुके हैं, हज़ारों
कितने सौ यहाँ पर स्टेट असेंबलीज के चुनाव हो चुके हैं, एक फ्री प्रेस है यहाँ पर, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यहाँ पर, द फैक्ट दैट पीपल स्पीक, हमारे देश के अंदर लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसको कभी भी कोई भी थ्रेट नहीं पहुंची है। कुछ ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ें। दूसरे ऑन द अदर हैंड बहुत सारी अलग अलग गहरी डिविजन्स अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है कि अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जाए, उसको अबॉलिश किया गया, किया गया है, लेकिन उसके बाद भी द दलित फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल। भारत में रूरल गांव देहात के इलाके में अभी भी अगर हम जाके देखें, जो दलित है उन लोगों के साथ वायलेंस होती है, हिंसा होती है, भेदभाव होता है। उनको अभी भी अलाउ नहीं किया जाता है कि वो गांव में जो जनरल वाटर सोर्स होते हैं वो वहाँ तक एक्सेस कर सके, टेम्पल में जा सके, पार्क्स में जा सके, पब्लिक स्पेसेस में जा सके। एंड डिस्पाइट, और भारत एक सेक्युलर आइडियल्स को फॉलो करता है जो हमारे संविधान में लिखा गया है, उसके बावजूद भी बहुत सारी क्लैशेस की खबरें हमको सुनने को मिलती हैं। अलग अलग धर्मों के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अबव ऑल मैनी ऑब्जर्वर्स हैड नोटेड द गल्फ, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी खाई जो है, जो सबसे बड़ी खाई जो है वो अमीर और गरीब के बीच में है। कुछ ऐसे लोग हैं जो महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, एक्सपेंसिव स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को और फॉरेन हॉलीडेज़ में जाते हैं, वो एकदम अमीर लोग जो फिल्थी रिच। उसके अलावा उनके अपोजिशन में ऐसे भी लोग हैं, एट द सेम टाइम मैनी ऑफ द अदर कंटिन्यू टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन एंड हाउस्ड इन अर्बन स्लम। कुछ बहुत सारे ऐसे इतने सारे लोग गरीब, एक्यूट गरीबी में रहते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, अर्बन स्लम झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और रिमोट विलेजेस में रहने वाले भी कुछ लोग हैं जिनके पास खाने को 2 समय की रोटी भी नहीं होती है, और उसके साथ साथ वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, सैनिटेशन की कोई सुविधा नहीं है। ये कुछ पॉजिटिव हैं और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान रिकॉग्नाइज करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, बट इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर, लेकिन कुछ रियल सेंस में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मोर इक्वल देन अदर्स। अगर हम देखें तो जज बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस। हमारा जो भारत है, अगर हम इसको इंडिपेंडेंस के उस पर स्टैंडर्ड पर अगर हम उसको जज करते हैं, तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, हालांकि इसने बहुत ग्रेट सक्सेस हासिल नहीं की है, बट इट हैज़ नॉट बीन ए फेलियर आइदर, लेकिन एक टोटल फेलियर भी नहीं है। बहुत कुछ हमने पा लिया है, बहुत कुछ अभी पाना बाकी है। दैट्स इट इन दिस वीडियो।